Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover exercise unsolved numericals of chapter number 13 AC circuits. So let's see first question क्या given है. Question number 12. If the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere, what is the peak value of the current and what is the current 1/600 second after it was 0, right? तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन क्या क्या कंडीशन है क्वेश्चन में. हमें ये बोला है इफ़ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल. 50 साइकिल मतलब हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी दिया है. कितना फ्रीक्वेंसी है, 50 साइकिल मतलब 50 हर्ट्ज, राइट. और आगे क्या बोला है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द पीक वैल्यू. और जबकि यहाँ पर बोला है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट का मतलब क्या हो गया, आरएमएस की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर और हमें कैलकुलेट करना है पीक वैल्यू यानी कि आई नॉट. और आगे हमें क्या बोला है, व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0. तो 1/600 का मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइम बहुत स्मॉल है, तो अपने को कौन सा करंट फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट को आई से डिनोट करते हैं, राइट. टाइम यहाँ पर कंडीशन क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस करंट हमें तब फाइंड करना है जब टाइम क्या हो, 1/600. अब देखो यहाँ पर आपको जो आई की वैल्यू है वो तीन तरीके से मिलेगी. एक होता है आई, एक होगा आई नॉट और एक होगा आई आर एम एस. उसी तरीके से ई होगा ई नॉट एंड ई आर एम एस. देखो इस पूरे एक्सरसाइज में मैं जो आई को वो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. बाकी जगह पर अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो इट इज़ एज पर योर विश कि अगर आप चाहे तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करें या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें. ये कैपिटल आई मेरे लिए थोड़ा आसान बनता है, इसके लिए मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ करंट को. अब देखो यहाँ पर तीन टाइप के करंट है यहाँ पर. तो देखो सबसे पहला क्या है, आई को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट और ई को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ. आई नॉट को हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ई नॉट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ. आई आर एम एस, ई आर एम एस, ये क्या है हमारा करंट फ्लोइंग इन द सर्किट और ये क्या है, वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट. ठीक है. तो अब अगर हमारे गिवन क्वेश्चन में अगर क्योंकि आई आर एम एस आपको बोलेगा नहीं, जब उसे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होगा तो वहाँ पर बोलेगा कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट, या तो टाइम की वैल्यू वो इतनी छोटी दे देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है. पीक वैल्यू के लिए या तो वो बोलेगा फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट या तो बोलेगा फाइंड द एम्पलीट्यूड. तो दोनों का मतलब ये सेम है, आई नॉट एंड ई नॉट. आई आर एम एस के लिए वो आपको बोलेगा नहीं क्वेश्चन में कि फाइंड आई आर एम एस या ये आई आर एम एस की वैल्यू गिवन है. तो आप समझ जाना कि अगर सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, आई आर एम एस, और जो ई एम एफ हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, ई आर एम एस. तो इन तीनों बातों का आप याद रखना. इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलास लर्न नहीं किए हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो फॉर्मूले की सीरीज़ है वहाँ पर आप जाएं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले का वीडियो है उसे एक बार अच्छे से वॉच करके फॉर्मूले लिख लें, फिर उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करें. तो चलिए आते हैं हम लोग, हमें फाइंड आउट क्या करना है. देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, आई आर एम एस की वैल्यू है 5 एम्पियर और हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई नॉट, और साथ ही साथ हमें क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस करंट व्हेन द टाइम इज़ 1/600. तो सबसे पहले हम आई नॉट ढूंढते हैं. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू आई नॉट, राइट. सो देयरफॉर अगर मुझे आई नॉट निकालना है तो आई नॉट क्या हो जाएगा, फिर आई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू आई आर एम एस. तो √2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.414, और आई आर एम एस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5. तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 ज़ा 20 0 2, 5 1 ज़ा 5 2 7 एंड 5 4 ज़ा 20 0 एंड 5 2 ज़ा क्या होगा यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 2 7. तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, 7.07 एम्पियर इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट. तो ये हमें पीक वैल्यू मिल गई. अब हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस. तो इंस्टेंटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अभी मैं आई नॉट को ऐसे ही रखता हूँ, ये हो जाएगा साइन. अच्छा, ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे, ये क्या हो जाएगा 2πf इंटू स्मॉल टी, राइट. सो देयरफॉर क्या होगा, देखो आई नॉट को हम अभी ऐसे रखते हैं क्योंकि पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा साइन 2 और ये क्या है पाई. एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 50 हर्ट्ज,
और एक चीज़ बात का आपको और याद रखना है कि इस चैप्टर में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी या तो 50 हर्ट्ज होगी या तो 60 हर्ट्ज होगी, राइट। इनटू टाइम कितना दिया है 1/600, राइट। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 12 जा कितना होता है 60, तो 2 6 जा कितना होता है 12। सो देयरफॉर आपको क्या मिला I0 साइन और यहाँ पर क्या मिला π/6। अब हमें पता है कि साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, है ना। I0 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया, कितनी वैल्यू है 7.07 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2। सो देयरफॉर आपको इंस्टेंटेनियस करंट का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, इसे आप डिवाइड करोगे तो 3.535, यस, इतना आपको करंट मिल जाएगा। ये करंट क्या है इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। A light bulb is rated 100 watt for 220 volt AC supply of 50 hertz. Calculate the resistance of the bulb and the RMS current through the bulb. ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन कंडीशन है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो ए लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट, यानी कि एक बल्ब है हमारे पास जिसका जो पावर गिवन है वो कितना है 100 वाट। और आगे क्या बोला है फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई, तो AC सप्लाई 220 वोल्ट मतलब ये किसकी वैल्यू दी है ERMS, है ना, जो हम EMF अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना है 220 वोल्ट और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50 हर्ट्ज। और हमसे पूछा क्या है यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड द RMS करंट। तो रेजिस्टेंस यानी कि हमें R की वैल्यू निकालना है और IRMS को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इसको चलो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस यहाँ पर पावर की वैल्यू दी है तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिसमें पावर आ जाए। तो हमने एक 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा है P = V × I, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट P = देखो ये जो V है इसका मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर रोल कौन प्ले करता है EMF। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं E × I। देखो I की वैल्यू हमें गिवन नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I को क्या लिखा जा सकता है, I को हम क्या लिख सकते हैं V/R, है ना। I को क्या लिख सकते हैं V/R। तो मैं क्या करता हूँ I की जगह पर V की जगह पर क्या जाएगा E और ये अपॉन क्या हो जाएगा R। सो देयरफॉर यहाँ से P की वैल्यू क्या मिलेगी हमें E² RMS/R मिल जाएगी, राइट। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी E²। तो E² की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी है 220 × 220 और ये P/, में आएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 100। तो इसे लिख लेते हैं 100, एक 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0। तो R = 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो ये हमें क्या मिल गया 484 ओहम इज द रेजिस्टेंस, राइट। अब हमें और क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है IRMS = ERMS/R, ठीक है। अब देखो ERMS की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 220 और R की वैल्यू हमने निकाल ली है 484। अब हम इसे क्या करते हैं, देखो ये 22 का स्क्वायर था, ये 22 यानी इस 22 से कैंसिल होगा तो ये कितना बचेगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसे अगर आप 5 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 5/11। सो देयरफॉर आपको जो फाइनली IRMS की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखो इसे आपको डिवाइड करना है। सो जब आप डिवाइड करोगे दैट विल बी 0.455 एम्पियर, राइट। सो दिस इज द RMS करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। इफ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। करंट में हमें दोनों चीज फाइंड आउट करना है, RMS एंड पीक वैल्यू, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, ठीक है। तो उसने एक कंडीशन भी बोली है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन कंडीशन लिखते हैं, क्या दिया है यहाँ पर ए 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की वैल्यू दिया है 15 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे फैराड में। तो माइक्रोफैराड से फैराड में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻⁶ और ये किस में आ गया आपका आंसर फैराड में, ठीक है। और आगे क्या बोला है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट मतलब आपको क्या दिया है ERMS की वैल्यू दिया है 220 और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज।
और आगे क्या दिया है देखो यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है, एक्सी निकालना है, और हमें क्या बोलना है, फाइंड द करंट। करंट का हमें आरएमएस वैल्यू भी निकालना है और करंट का हमें पीक वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर एक कंडीशन बोला है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं, यानी कि एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ कर देते हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें पता है एक्सी इज नथिंग बट 1/ओमेगा c, ये फॉर्मूला है। अच्छा ओमेगा तो हमें गिवन नहीं है, तो ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ 1/ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πfc। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो 2 × 3.142। अच्छा इस पूरे चैप्टर में जो पाई की वैल्यू है वो मैक्सिमम आपको 3.142 ही लेना है। दूसरा एक बात मुझे ये भी बताना है कि इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कहीं कहीं पे बहुत टफ है, जिसके वजह से जो आपका आंसर है हो सकता है पॉइंट वाइज आपके बुक से मैच ना करे, ठीक है। क्योंकि बुक में जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो एज़ पर कैलकुलेटर होते हैं, और जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एज़ पर लॉग टेबल बुक होता है, जिसके वजह से पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। तो लेकिन पॉइंट के डिफरेंस आने से आपका आंसर गलत नहीं होगा, आंसर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू है 15 × 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻⁶, राइट। अब देखो ये इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। तो देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 3.142। बाकी यहाँ से जो है वो कैलकुलेशन पार्ट है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो और किस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट करते हो। लेकिन मैं कुछ एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो थोड़ा सा आपको सिंपल पड़ेगा, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख रहा हूँ। मुझे पता है 52 क्या हो जाएगा 100, तो मैं इसे लिख देता हूँ 100, और ये कितना हो जाएगा 15। अच्छा 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+6, राइट। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 1/, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 314.2 × 15, राइट। और ऊपर पावर कितना है 10⁻⁶। अब इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, देयरफॉर xc इज इक्वल टू, इसको 15 से तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 1 × 10⁻⁶ अपॉन 15 2 × 30, इट विल बी 0, 15 4 × 60 63, 15 1 × 15 6 21, बैलेंस 2, एंड 15 3 × 45 2 47, राइट। और कितने के बाद डॉट है, 1 पॉइंट के बाद डॉट, तो ये डॉट हमने लगा दिया। तो हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ अपॉन 4713। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप चाहिए तो यहाँ पर भी लॉग एंटी लॉग का स्टेप ले सकते हो, यहाँ पर भी लॉग अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ पे लॉग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉग अप्लाई करने से बचना चाहते हो तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता है कि आप रेसिप्रोकल के फॉर्म में इसको लिखो और रेसिप्रोकल से आप इसका आंसर देख सकते हो। तो इसको फिर आपको इस तरीके से करना होगा, एक्स इज इक्वल टू 1/, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल हमेशा 1 पॉइंट के बाद का ही नंबर हमें बताता है। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, 4.713 × 10⁻3। मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पर 3 डिजिट शिफ्ट कर दिए। अब ये क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू 1/4.713, और 10 की पावर देखो यहाँ पर 3 है, ऊपर जाके क्या होगा -3, तो -3 और 6 कितना बचेगा, फिर यहाँ पर 10⁻3 बचेगा, राइट। अब देखो अब आसानी से आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो। अगर रेसिप्रोकल आपको देखना नहीं आता है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो जो सबसे पहला प्लेलिस्ट आपको मिलेगा वहाँ पर हाउ टू फाइंड द रेसिप्रोकल और हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट करके एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। रेसिप्रोकल एक बहुत आसान तरीका होता है जिससे आप बिना बड़े कैलकुलेशन किए हुए आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आप आसानी से इसका रेसिप्रोकल देख सकते हो। सो देयरफॉर जो इसका आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 0.1222 इंटू 10 की पावर क्या बचेगा 3, राइट। इसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 0.122। तो 10 की पावर 3 का मतलब है कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1222.2, और इसका यूनिट होता है ओहम। तो ये आपको मिल गया आंसर। देखो यहाँ पर हमने कोई लॉग एंटी लॉग का यूज़ नहीं किया, जस्ट हमने
वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते हुए जहाँ पर हमें पावर शिफ्ट करना था पावर वगैरह शिफ्ट किया और जस्ट हमने इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट देख लिया। तो रेसिप्रोकल के लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, जस्ट आपको लॉग टेबल बुक लेना है, रेसिप्रोकल वाले कॉलम में जाना है और वहाँ पर देखना है कि 4.7 में 1 का 3 में क्या वैल्यू मिल रहा है। जो वैल्यू मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। अब आईआरएमएस तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, आईआरएमएस इज नथिंग बट क्या होता है, ईआरएमएस अपॉन एक्ससी, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्ससी। ईआरएमएस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 220, और एक्ससी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, कितनी निकाली है, 122.2। सो देयरफॉर अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर भी आप चाहिए तो रेसिप्रोकल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका जो आंसर आएगा फिर उसको 220 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या तो आप रेसिप्रोकल से इसको निकाल लो या तो फिर आप लॉग एंटी लॉग का यूज़ करो, ठीक है। तो इससे आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा आईआरएमएस का, दैट विल बी इक्वल टू 1.04 एम्पियर। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, आईआरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, पीक वैल्यू। तो देखो हमें पता है कि जो IRMS होता है दैट इट इज़ इक्वल टू 1/√2 इंटू आई नॉट, राइट। तो यहाँ से फिर आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इंटू IRMS। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, और IRMS की वैल्यू क्या है, 1.04। इसे भी आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही हैं। तो नॉर्मली आप इसे ऐसा भी करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 1414 मल्टीप्लाइड बाई 104, जो एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप करते थे। देखो पॉइंट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, पहले आप सीधे नंबर रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उस आंसर के बाद फिर आपको गिनना है 1 2 3 4 5, और फिर पीछे से आपको 5 डिजिट गिनना है और डॉट लगा देना है। तो एक ये तरीका है, या लॉग एंटी लॉग ले लो तो, या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप करके इसका आंसर निकाल सकते हो। सो देयरफॉर इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.47 एम्पियर। तो ये आपको क्या मिल गया, पीक वैल्यू। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्सी से हमें क्या मिल गया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू, IRMS निकाल लिया, और ये हमने क्या निकाल लिया, पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट। और इसमें हमें कुछ आगे भी बोला है, क्या बोला है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, ठीक है। यानी उसने क्या बोला था हमें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर, तो हमें पता है एक्सी का फॉर्मूला क्या है, 1/ωc। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एक्सी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो एक्सी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्सी बिकम्स हाफ्ड, है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर ये वाला टर्म बढ़ेगा तो ये वाला टर्म घटेगा। तो अगर 2f से ये वाला टर्म बढ़ रहा है तो 2xc से ये वाला टर्म क्या होगा, घटेगा। दूसरा हमें क्या पूछा है कि फिर करंट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमें पता है IRMS क्या होता है, IRMS इज ERMS अपॉन XC। तो हम क्या लिख सकते हैं, ERMS अपॉन XC की वैल्यू क्या है, 1/ωc। तो ये ωc ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा ERMS इंटू ωc। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि IRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा को हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ERMS इंटू 2πfc। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो IRMS है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फंडा क्या है कि अगर आपका ये वाला टर्म बढ़ेगा तो ये वाला टर्म भी बढ़ेगा। सो देयरफॉर करंट बिकम्स डबल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर करंट, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो रहा है और यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली में क्या होता है, दोनों चीज़ बढ़ती हैं एक साथ और दोनों चीज़ घटेंगी। इनवर्सली में क्या होगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है।
In an AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry. If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere and frequency of 60 Hz, calculate the effective potential difference across the inductor. और यहाँ पर हमें गिवन है कि जो पाई की वैल्यू है वो आपको कितनी लेनी है 3.142। तो सबसे पहले इसमें हम गिवन कंडीशन लिखते हैं। क्या है गिवन कंडीशन में? एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर, यानी हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है और उसमें सिर्फ हमने क्या लगाया है, एक इंडक्टर को लगाया है। तो उस इंडक्टर की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है वैल्यू 2 हेनरी। और आगे क्या बोला है, इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पीक वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें किसकी वैल्यू दिया है, आई नॉट, कितना है 0.25 एम्पियर। और आगे क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी दिया है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गिवन इज 60 हर्ट्ज, राइट। और हमारे पास हमें पाई की जो वैल्यू है वो कितनी बोला है 3.142, और हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, ERMS, ओके। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है और हमें ERMS को कैलकुलेट करना है। अभी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम देखो कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि जो IRMS है वो किसके बराबर होता है, ERMS अपॉन XL। अगर आपने इंडक्टर लगाया है तो फिर ये होगा, ठीक है। अगर आपने कैपेसिटर लगाया है तो XC आ जाएगा और रेजिस्टेंस लगाया है तो R आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर, और इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है, XL। अब यहाँ पर देखो मुझे निकालना क्या है, ERMS। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू XL, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ना तो मुझे डायरेक्टली XL की वैल्यू गिवन है और ना तो डायरेक्टली IRMS की वैल्यू गिवन है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और XL की वैल्यू, फिर मैं इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे किसकी मिल जाएगी, ERMS की वैल्यू, राइट। सो देयरफॉर देखो हम क्या करेंगे, IRMS को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमें पता है IRMS कैन बी रिटन एज 1/√2 इंटू आई नॉट, है ना। और XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L। XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L। सो देयरफॉर यहाँ से क्या बन जाएगा, ERMS इज इक्वल टू 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.707 इंटू आई नॉट। ये हो गया। ओमेगा तो दिया नहीं है तो, लेकिन ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2π की वैल्यू क्या होगी 3.142। f की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है, कितनी है 60, तो ये हो जाएगी 60। और आगे क्या है L, और L की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, ठीक है। तो डायरेक्ट जो सारी वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेशन में रखी हुई है। तो याद रखना यहाँ पर हमने किया क्या है, ये हो गया 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.707 इंटू आई नॉट। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf इंटू L। तो बस ये इन वैल्यू को हमें यहाँ पर पुटअप करना है। तो देखो आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0.707 इंटू आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 0.25। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 2। अच्छा अब यहाँ से ध्यान से देखो क्या कर सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 करूँगा तो कितना होगा 4 इंटू 3.142 इंटू 60। देखो करना हमें मल्टीप्लिकेशन ही है, हम किसी भी स्टेप से लॉग एंटी लॉग का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितना इसे सिंप्लीफाई कर सके उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो 0.707 इंटू, अब मुझे पता है कि 4 इंटू 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 इंटू 25 क्या होता है 100, और यहाँ पर 2 के पॉइंट डॉट लगाएंगे तो ये बचेगा क्या 1.00, राइट, इंटू क्या ये 3.142 इंटू 60। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.707। देखो 1.0 इज नथिंग बट 1, और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसे हम हटा देते हैं। तो बचेगा क्या 3.142 इंटू 60। अब आप क्या करो, यहाँ से सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको ऐसे ही लिखो 0.707 इंटू 0 को ऐसे ही लिख लो और 6 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 25, 6 1 जा 6 2 8 एंड 6 3 जा 18। कितने के बाद डॉट लगाना है 1 2 3, तो 3 के बाद डॉट लगा दो।
अब देखो ये कितना हो गया 0.707 इंटू 188.52। अब यहाँ पर आप स्टेप अप्लाई कर सकते हो लॉग एंड एंटी लॉग का, क्योंकि 2 नंबर है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आसानी से आप इसके लॉग एंटी लॉग से आंसर निकाल सकते हो। सो देयरफॉर जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 133.269 वोल्ट, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली चाहें तो 133.23 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी पॉइंट का डिफरेंस आंसर में आ सकता है, क्योंकि जो बुक में कैलकुलेशन है वो एज़ पर द कैलकुलेटर है और जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एज़ पर एज द लॉग बुक है, तो पॉइंट में डिफरेंस आने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ERMS की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसका सोल्यूशन भी क्या है यहाँ पर देखो, अगर यहाँ तक हम देखें तो बहुत सिंपल है। फिर आपको सारा का सारा वैल्यू रख के क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो आपको आंसर मिल रहा है ERMS दैट इज 133.23 वोल्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है। एन अल्टरनेटिंग EMF of E is equal to 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1 upon pi Henry. Write an equation for instantaneous current through the circuit and what will be the reading of the AC galvanometer connected in the circuit. तो क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया है। किसका इक्वेशन दिया है, EMF का। क्या दिया है, E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी, ये हमें गिवन है एक EMF का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। और आगे क्या बोला है, इज अप्लाइड टू अ सर्किट, और इस EMF को हमने एक सर्किट में अप्लाई किया है जिसमें एक इंडक्टर लगाया हुआ है और उस जो इंडक्टर की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर गिवन है। कितनी है वैल्यू, L इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई हेनरी। और आगे क्या बोला, राइट एन इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, और हमें किसका इक्वेशन लिखना है, इंस्टेंटेनियस करंट यानी I का। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमें करंट की रीडिंग देता है, तो कौन से करंट की रीडिंग देगा, IRMS। ठीक है, तो चलो इसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। अब हमें पता है कि जब हम किसी सर्किट में इंडक्टर को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर EMF लीड करता है बाई करंट I, और कितने एंगल से रीड करता है, π/2 एंगल से, यानी करंट I लैग बाई EMF E विथ अ π/2 एंगल। तो यहाँ पर हम उसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये इंस्टेंटेनियस करंट फॉर किसके लिए है, इंडक्टर के लिए। अगर कैपेसिटर होता तो वहाँ पर ये फिर क्या आ जाता प्लस, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, EMF लैग करता है, और इंडक्टर में EMF लीड करता है, करंट लैग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में हमें इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना है, 220 साइन 100 पाई टी, राइट। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जो नॉर्मल हमारे EMF का फॉर्मूला है, क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें E0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 220, एंड ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 पाई। अब हम इन वैल्यू का यूज इस इक्वेशन के लिए करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर देखो क्या होगा, देयरफॉर हमें यहाँ पर निकालना क्या है, I0 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गई 100 पाई, तो हमें अब सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, I0 की। हमें पता है I0 को क्या लिख सकते हैं, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन XL। क्या लिख सकते हैं, E0 अपॉन XL, राइट। सो देयरफॉर I0 इज इक्वल टू, E0 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 220, तो इसे लिख लेते हैं 220। XL कैसे निकालेंगे, हमें पता है XL क्या होता है, ओमेगा L, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 220। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई, और L की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसल, राइट। यहाँ से 0 से एक 0 कैंसल, तो I0 की वैल्यू क्या मिली, 2.2 एम्पियर। तो जैसे ही हमें ये I0 की वैल्यू मिल गई है, अब हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। सो देयरफॉर फाइनली जो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी 2.2 साइन, और ये ओमेगा की जगह पर क्या रखेंगे अब हम लोग, 100 पाई, तो ये हो जाएगा 100 पाई माइनस π/2। तो इक्वेशन ये याद रखने, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन, राइट।
अब यहाँ पर हमें और क्या बोला है, IRMS। तो IRMS कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है IRMS इज इक्वल टू 1/√2 इंटू I0, जिसे हम ऐसा भी बोलते हैं कि IRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू I0। I0 की वैल्यू कितनी है, 2.2। इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1.555 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया, IRMS की वैल्यू जो हमें गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा।